नमस्कार, स्वागत है आप सबका यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज 2024 में। स्टूडेंट्स, इस समय हम दृष्टि आईएएस संस्थान के मेंटरशिप प्रोग्राम के 2024 के यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज को देख रहे हैं। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का जो है हमारा सेशन होगा वह तीसरे टेस्ट के पार्ट 3 के रूप में होगा। तो शुरू करते हैं सीधे अपने प्रश्नों से और एक एक करके जो है वह प्रश्नों को देखते हैं। इसके पहले के टेस्ट यदि आपने नहीं देखे हैं तो वह डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, या तो फिर आप डायरेक्ट चैनल विजिट करके वहां से आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं प्रश्नों से और एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं, उनका जो है वह उत्तर भी देखेंगे और कुछ उनके बारे में एनालिसिस भी देखते चलेंगे साथ ही साथ। तो चलिए जुड़ जाइए हमारे साथ और प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दोस्तों को शेयर भी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का जो स्टूडेंट हमारा पहला प्रश्न है वह है पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर निम्नलिखित उच्चावच के घटित होने का सही क्रम क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर निम्नलिखित उच्चावच के घटित होने का सही क्रम क्या है? ठीक, तो इसके सही क्रम को जो है वह हम देखेंगे। तो बात करें यदि हम केप ऑफ गुड होप, तो केप ऑफ गुड होप जो है स्टूडेंट यह कहाँ पे स्थित है? तो यह दक्षिण अफ्रीका में जो है वह केप प्रायद्वीप में स्थित है। कहाँ पे? केप प्रायद्वीप में, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के। ठीक, इसके अलावा यदि हम देखें कि केप पॉइंट कहाँ पे है, ठीक, केप पॉइंट जो है वह केप जो है वह प्रायद्वीप जो है जहाँ पे केप ऑफ गुड होप है, केप प्रायद्वीप का जो है वह क्या है? दक्षिणी पूर्वी किनारा है। ठीक, क्या है? दक्षिणी पूर्वी किनारा है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? केप ऑफ गुड होप है, फिर उसके बाद केप पॉइंट आ गया। उसके बाद यदि बात करें कि केप हैंगक्लिफ, केप हैंगक्लिफ की यदि हम बात करें तो यह पश्चिम में जो है वह केप में दक्षिण अफ्रीका में ही स्थित है। ठीक, दक्षिण अफ्रीका में जो है वह प्रिंगल बे एक खाड़ी है, प्रिंगल बे उसके समीप स्थित है। तो उसके बाद जो है यह स्थित है पूर्व की ओर, और उसके बाद केप जो है वह अगुल हास वहीं पे दक्षिण अफ्रीका में ही जो है वह स्थित है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो हमारी यह जो सभी क्रम दिए गए हैं वह सही सुमेलित है। यदि 1, 2, 3 और 4 को लगा दिया जाए और इस आधार पर यदि हम देखेंगे तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। देश दिए गए हैं, फिर प्रश्न क्या है कि उपर्युक्त में से कितने देश की सीमा जो है वह अफ्रीका में चार्ड झील से लगती है? किससे? चार्ड झील से स्टूडेंट्स। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट में जो है एक झील है चार्ड झील, उसके बारे में प्रश्न है। तो कौन कौन से देश की लगती है? तो यदि हम आपको बताएं कौन कौन से देश की है तो इसमें जो है वह नाइजीरिया जो है वह इसकी सीमा जो है वह लगती है। चार्ड जो नाइजीरिया है, चार्ड झील से इसकी सीमा लगती है। इसके बाद यदि हम बात करें माली, तो माली की सीमा स्टूडेंट्स इससे नहीं लगती, माली की सीमा नहीं लगती। कैमरून की इसकी सीमा लगती है, कैमरून देश है उसकी सीमा जो है स्टूडेंट वह लगती है चार्ड झील से। इसके अलावा चार्ड देश है इसकी भी सीमा लगती है। और तो इस प्रकार जो है वह 1, 3 और 4, तो हमारा ऑप्शन जो होगा वह बी करेक्ट होगा। बात करें एक और देश की सीमा लगती है तो वह कौन सा है? तो वह है नाइजर। नाइजीरिया के अलावा नाइजर एक देश है, नाइजर स्टूडेंट, इसकी भी सीमा जो है वह चार्ड झील से लगती है। तो इस प्रकार जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अफ्रीका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और फिर पूछा गया है इसमें कितने जो है क्या है गलत हैं। तो पढ़ते हैं स्टेटमेंट। पहला है कि मकर रेखा 6 देशों से होकर गुजरती है। मकर रेखा 6 देशों से होकर जो है वह गुजरती है। तो यह स्टेटमेंट जो है हमारा गलत है, क्योंकि कितने देशों से गुजरती है? 5 देशों से। 5 देशों से कौन कौन से देश हैं यदि हम बात करें आपसे? तो इसमें है नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मैडागास्कर। तो इन 5 देशों से स्टूडेंट मकर रेखा जो है वह गुजरती है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि
कर्क रेखा 9 देशों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा अफ्रीका कॉन्टिनेंट के संबंध में यदि हम देखें तो वह 9 रेखा से न होकर केवल 7 जो है वह देशों से गुजरती है। कितने देशों से स्टूडेंट्स? 7 देशों से। तो इस प्रकार जो है वह दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। चलिए अगला स्टेटमेंट देखते हैं कि भूमध्य रेखा जो है वह 7 देशों से होकर गुजरती है। तो यह जो है वह करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वह गलत है। ठीक, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ऑप्शन हमारा जो होगा स्टूडेंट बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर जो है वह विचार कीजिए। नदी है और देश है। तो ऑरेंज रिवर यहाँ पे दिया गया है। ठीक, तो ऑरेंज रिवर की बात करें तो यह दक्षिण अफ्रीका की एक जो है क्या नदी है। तो यह करेक्ट सुमेलित है। नेक्स्ट बात करें कि सेनेगल नदी की बात करें यदि हम तो यहाँ क्या दिया गया है? जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे जो है ऑप्शन में दिया गया है, यह गलत है क्योंकि यह जो है वह पश्चिमी अफ्रीका में स्थित नदी है। सेनेगल जो है वह अफ्रीका कंटिनेंट के पश्चिमी हिस्से में बहती है और यह लगभग 3 देशों से होकर गुजरती है, सेनेगल, मॉरिटानिया और इसके अलावा माली। तो सेनेगल नदी जो है वह 3 देशों से होकर गुजरती है जबकि जिम्बाब्वे से नहीं गुजरती। तो ऑप्शन जो है हमारा ये दूसरा जो सुमेलन है पेयर है वह गलत हो जाता है। नेक्स्ट है वोल्टा नदी के बारे में प्रश्न है स्टूडेंट। तो वोल्टा नदी जो है स्टूडेंट यह जो है पश्चिमी अफ्रीका में ही बहती है। जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पश्चिमी हिस्सा है वहां पे बहती है। तो उन पश्चिमी नदियों में से जो है एक है। तो इस प्रकार यदि हम बात करें तो हमारा और घाना कहाँ पे है? यह भी पश्चिम में ही स्थित है। घाना जो है वह पश्चिम में स्थित है तो इसलिए यह घाना में भी बहती है। तो यह करेक्ट होगा। तो इस आधार पर हमारा जो बी ऑप्शन होगा स्टूडेंट वह सही हो जाएगा। ठीक, तो फटाफट हमारे साथ जुड़ते जाइए और अपने दोस्तों को भी सेशन को शेयर कीजिए और प्लेटफॉर्म को जो है वह सब्सक्राइब भी करते जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कलकत्ता महाविद्यालय की स्थापना के लिए अनुदान स्वीकृत जो है वह किया गया था? तो कौन सा अधिनियम था जिसमें जो है वह कलकत्ता महाविद्यालय की स्थापना के लिए अनुदान दिया गया था? तो कौन सा अधिनियम था स्टूडेंट? तो वह था चार्टर एक्ट 1813। ध्यान रखिए कि चार्टर एक्ट जो था 1813 का यह भारतीयों की शिक्षा के लिए लेकर इसमें काफी कुछ प्रावधान किए गए थे। ठीक, तो उसी संबंध में जो है वह अनुदान की राशि दी गई थी। तो ऑप्शन जो है हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मैकाले मिनट प्रस्तावित किया गया था। तो मैकाले मिनट की यदि हम बात करें तो यह कब प्रस्तावित किया गया था? तो यह था 1835 में स्टूडेंट। 1835 में जो है मैकाले मिनट जहाँ उसे प्रस्तावित किया था। मैकाले मिनट बेसिकली स्टूडेंट लॉर्ड मैकाले का एक स्पीच था जो कि आया था। तो लॉर्ड मैकाले का यह स्पीच जो था इसी को मैकाले मिनट कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के संबंध में प्रश्न है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि विश्वविद्यालय अधिनियम लागू करने का निर्णय वायसराय लॉर्ड कर्जन का था। किसका था? कर्जन का था। तो बिल्कुल करेक्ट है। बात करें यदि हम कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की तो यह कब आया था? तो यह 1904 में आया था, यानी 1904 में आया था और इस समय लॉर्ड कर्जन ही जो थे वायसराय थे। तो इसे लागू करने का निर्णय जो है इन्होंने लिया था। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं कि इसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों को सरकार की निगरानी में लाना था। तो यह भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो इस आधार पर देखें तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश भारत में शिक्षा क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो ब्रिटिश भारत में जो है वह शिक्षा क्षेत्र से संबंधित नहीं है। बात करें तो इसमें जो सभी जो आयोग ऊपर दिए गए हैं जैसे कि थॉमसन आयोग, ठीक,
इसके अलावा यदि हम बात करें थॉमसन आयोग के बाद हंटर आयोग जो है वह यह भी शिक्षा से संबंधित है। हार्टोंग समिति की यदि हम बात करते हैं तो यह भी जो है वह शिक्षा से संबंधित है। तो उपरोक्त तीनों जो आयोग थे या तीनों जो इनिशिएटिव लिए गए थे या शिक्षा से संबंधित थे, जबकि ली आयोग की बात करें हम स्टूडेंट, ली आयोग की बात करें तो यह जो है वह शिक्षा से संबंधित नहीं था। ली आयोग यह 1922 में, कब 1922 में जो है वह हुआ था और इसी की सिफारिश पर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ली आयोग की सिफारिश पर ही यूपीएससी की जो है वह स्थापना की गई थी। जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यह शिक्षा से संबंधित नहीं था। ठीक, तो ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने श्रीमती नाथीबाई दामोदर थैकरसी, श्रीमती नाथीबाई दामोदर थैकरसी महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो प्रश्न है स्टूडेंट कि किसने जो है वह श्रीमती नाथीबाई दामोदर थैकरसी महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो वह कौन थे स्टूडेंट? तो वह थे डी के कर्वे। डी के कर्वे ने जो है स्टूडेंट वह 1916 में जो है वह श्रीमती नाथीबाई दामोदर थैकरसी महिला विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। तो डी के कर्वे को जो है वह आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा जो है वह ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के नियंत्रण बोर्ड और निदेशक न्यायालय को समाप्त कर दिया? तो किस अधिनियम ने जो था वह निदेशक बोर्ड और निदेशक न्यायालय यानी कि जो कंट्रोल बोर्ड था, कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर था, उसको जो है और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसको जो है वह समाप्त कर दिया। तो कौन सा अधिनियम था स्टूडेंट? तो बात करें यदि हम तो वह था हमारा 1858 का भारत सरकार अधिनियम। 1858 का भारत सरकार अधिनियम जो कि 1857 की जो महत्वपूर्ण क्रांति थी स्टूडेंट, उसके उपरांत जो है वह अधिनियमित किया गया था और इसके माध्यम से जो है वह बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जो है वह समाप्त कर दिया गया था। ठीक, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है स्टूडेंट? तो सदस्य है और उनके विभाग है। तो बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो इनका विभाग क्या था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग। तो यह करेक्ट है। इसके अलावा जगजीवन राम की बात करें तो जगजीवन राम स्टूडेंट उस समय जो है वह अंतरिम सरकार जो बनी थी उसमें क्या थे? उसमें श्रम मंत्री थे। क्या थे? श्रम मंत्री थे। ठीक, और इसके अलावा बात करें कि वीएन गाडगिल की यदि हम बात करें तो वीएन गाडगिल स्टूडेंट यह शिक्षा मंत्री नहीं थे, यह शिक्षा मंत्री नहीं थे बल्कि यह क्या थे? यह खान यानी कि माइनिंग और एवं जो थे क्या थे? विद्युत विद्युत मंत्री थे स्टूडेंट। क्या थे? विद्युत मंत्री थे। यह माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर थे। तो ऑप्शन जो हमारा पूछा कौन सा गलत है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। जबकि सरदार बलदेव सिंह जो थे स्टूडेंट यह रक्षा मंत्री थे। ठीक, तो सी हमारा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रगान संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो बात करें राष्ट्रगान की तो यह कब अपनाया गया था? तो यह 24 जनवरी स्टूडेंट 1950 को 1950 को जो है वह अपनाया गया था राष्ट्रगान को। ठीक, तो ऑप्शन जो है हमारा डी इज करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार श्रीमद् भगवत गीता का संस्कृत में अनुवाद जो है वह किया? तो श्रीमद् भगवत गीता की बात करें कि किसने संस्कृत में सर्वप्रथम अनुवाद किया था स्टूडेंट, तो वह कौन थे? तो वह थे चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस जो थे इन्होंने
सर्वप्रथम जो है वह संस्कृत में जो है वह श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद कराया था। ठीक, तो इस प्रकार जो ऑप्शन है हमारा बी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने भारत में पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का जो है वो अनुदान दिया? तो अभी हमने आपको बताया था कि शायद पहला ही क्वेश्चन था, तो उसमें बताया था कि चार्टर एक्ट जो 1813 का है, तो इसने शिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास किए थे, तो इसलिए हमारा ऑप्शन यह करेक्ट है। तो चार्टर एक्ट 1813। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व के जनक कौन थे? तो भारतीय पुरातत्व के जनक की यदि हम बात करें स्टूडेंट, तो वह कौन थे? तो वह थे अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे स्टूडेंट, इन्होंने जो है वह यह भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं, और फरवरी 1871 में जो है वह भारतीय पुरातत्व विभाग की जो है वह स्थापना भी की गई थी। तो इस प्रकार जो है वह अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में, तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वह भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं। ठीक, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को जो है वह सूची 2 से मिलाना है। तो बात करें चावल की, तो चावल कहाँ से सर्वप्रथम प्राप्त हुआ था? कोल्डी हवा से। कोल्डी हवा जो है ऑप्शन इसमें दिया गया है, जो कि बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। गेहूं की यदि हम बात करें स्टूडेंट, गेहूं की, तो गेहूं जो है वह, गेहूं की यदि हम बात करें तो यह मेहरगढ़ से, गेहूं जो है वह मेहरगढ़ से। बात करें यदि प्राथमिक कृषि के साक्ष्य की, तो 2 स्थानों से मिलता है, जो कि नवपाषाणिक स्थल थे स्टूडेंट, एक कोल्डी हवा, दूसरा मेहरगढ़। तो कोल्डी हवा से स्टूडेंट, कोल्डी हवा से चावल के जो साक्ष्य मिले थे, जबकि गेहूं, जौ इत्यादि के जो साक्ष्य थे यह मेहरगढ़ से मिले थे। ठीक, और बात करें अब हम मसूर की, तो मसूर जो है वह कहाँ से मिला था? तो मसूर जो है वह बुर्ज होम से मिला था। कहाँ से स्टूडेंट्स? बुर्ज होम से। ठीक, और बाजरा जो होता है यह हल्लूर से मिला था। ठीक, तो इस प्रकार ऑप्शन जो है हमारा ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो घटना है और वर्ष दिया गया है। तो बात करते हैं सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन की। सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टूडेंट्स, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो यह जो है वह 1930 में हुआ था। ठीक, 1930 में। असहयोग आंदोलन की यदि हम बात करते हैं, असहयोग आंदोलन जो था स्टूडेंट वह 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, और खिलाफत आंदोलन स्टूडेंट जो कि 1919 में हुआ था। तो इस आधार पर यदि हम देखें तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना को एकजुट करने के लिए, जनता को प्रेरित करने के लिए कौन सा नारा दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है वह जनता को प्रेरित करने के लिए कौन सा नारा दिया था? यदि बात करें तो वह क्या था? वह था जय हिंद। क्या था स्टूडेंट? जय हिंद। तो इस आधार पर जो है वह हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का शीर्षक क्या है, जो कि उनके जीवन और राजनीतिक यात्रा के बारे में जानकारी देती है? तो इस संबंध में हम देखें तो जवाहरलाल नेहरू की जो आत्मकथा है वह क्या थी? तो यह थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की खोज। तो ऑप्शन ए हमारा जो है वह करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बादशाह नामा, बादशाह नामा के जो है वह रचयिता कौन थे? तो बादशाह नामा की रचयिता की यदि हम बात करें तो अब्दुल हामिद लाहौरी, अब्दुल हामिद लाहौरी जो थे इसके रचयिता थे। तो ऑप्शन एक हमारा जो है वो बी हमारा जो है वह करेक्ट हो जाएगा। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1929 में मेरठ संयंत्र मामले में शामिल थे। तो 1929 के जो है स्टूडेंट मेरठ का जो षड्यंत्र हुआ था, ठीक, जो मेरठ का षड्यंत्र था उसमें कौन कौन से शामिल थे, ठीक। तो यदि हम देखें कि फिलिप स्प्रैट, ब्रायन ब्रैडले, शौकत उस्मानी, तो यह जो सभी यहाँ पे दिए गए हैं स्टूडेंट, यह जो है वह मेरठ षड्यंत्र मामले में शामिल थे। तो इस आधार पर जो है हमारा ऑप्शन जो है वह डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो पूना पैक्ट जो है वह, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो इस संबंध में प्रश्न है। तो पूना पैक्ट के संबंध में प्रश्न है स्टूडेंट, उसको देखते हैं। तो ऑप्शन इसमें क्या दिया गया है कि पूना पैक्ट कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो बात करें यदि पूना पैक्ट की, तो पूना पैक्ट जो है वह भीमराव अंबेडकर द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। कहाँ पे? यरवदा जेल में। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य दलितों के पृथक निर्वाचन से संबंधित था यह, जो कि कब हुआ था? तो यह जो है स्टूडेंट, यह हुआ था 24 सितंबर 1932 को, ठीक। तो ऑप्शन जो है वह सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान प्रस्ताव जो है वह का मसौदा तैयार किया गया था। तो पाकिस्तान प्रस्ताव जो था उसका मसौदा जो है वह कब तैयार किया गया था? तो 24 मार्च 1940 को स्टूडेंट। तो 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने जो है वह लाहौर सत्र में पाकिस्तान प्रस्ताव जो है वह पारित किया गया था, ठीक। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव कांग्रेस ने पहली बार जो है वह कब पारित किया? तो भारत की स्वतंत्रता के प्रस्ताव की यदि हम बात करें तो यह जो है वह 19 दिसंबर 1929 को जो है वह लाहौर अधिवेशन में किया गया था, ठीक। कहाँ पे? लाहौर अधिवेशन में स्टूडेंट। तो ऑप्शन ए हमारा जो है वह करेक्ट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ताम्रपाषाण कालीन उत्तर भारत में मृद भाड़ों की कौन सी शैली प्रचलित थी? तो ताम्रपाषाण काल में स्टूडेंट उत्तर भारत में यदि हम बात करें तो कौन सी शैली प्रचलित थी? तो वह थी गेरुए रंग के मृद भाड़। तो उत्तर भारत में ताम्रपाषाण काल में स्टूडेंट गेरुए रंग की जो है वह मृद भाड़ प्रचलित थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत किस काल में हुई? तो पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत की यदि हम बात करें तो वह मध्य पाषाण काल में हो गई थी, ठीक, पशुओं को पालतू बनाने की। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है वह जन गण मन पहली बार गाया गया था? तो किस अधिवेशन में जो है गाया गया था स्टूडेंट? तो यह जो है वह पहली बार जो है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1911 को, जो कि 27 दिसंबर 1911 को हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। तो सर्वप्रथम जो है वह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित यह जो गीत था यह 1911 में गाया गया था, ठीक। तो ऑप्शन सी करेक्ट है हमारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि शीतकाल के प्रारंभ में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में जो है वो वर्षा का कारण क्या है? तो शीतकाल जो है वह के प्रारंभ में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र पर कुछ वर्षा होती है, जिसके कारण की यदि हम बात करें तो वह क्या है? तो वह लौटता हुआ मानसून है, और लौटता हुआ मानसून यानी कि उत्तर पूर्व का मानसून, ठीक। तो ऑप्शन जो है हमारा भी करेक्ट है, ठीक। जब मानसून लौटता है तो शीत ऋतु यानी कि लगभग दिसंबर जनवरी में तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है, और वह जो है वह उत्तर पूर्वी हवाओं के द्वारा होती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल वनों
में आरक्षित वनों का एक बड़ा जो है वो प्रतिशत शामिल है। तो आपको बताएं कि वन 3 प्रकार के होते हैं, एक आरक्षित, एक संरक्षित और एक अवर्गीकृत। तो पूछ रहा है कि आरक्षित वनों के यानी कि जहाँ जो है वह वन और वन्य जीव संसाधनों के संरक्षण का संबंध है, तो वह सरकार के पूर्ण जो है वह नेतृत्व में होता है। तो आरक्षित वनों का सबसे बड़ा प्रतिशत कहाँ है स्टूडेंट? तो वह है मध्य प्रदेश में। ठीक, मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है कि आईटीसी जेड के संबंध में है, अंतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आईटीसी जेड ठीक की स्थिति में मौसम परिवर्तन प्रभावित करता है। तो मौसम परिवर्तन जो है स्थिति में जो है वह मौसमी परिवर्तन प्रभावित करता है। तो आईटीसी जेड की यदि हम बात करें तो यह एक जो है एक कन्वर्जेंस जोन होता है जो कि व्यापारिक पवनों के मिलने का होता है। ठीक, जहाँ पर व्यापारिक पवनें मिलती हैं उसी को आईटीसी जेड बोला जाता है। जब ज्योग्राफी की आप कोर ज्योग्राफी क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को जो है आप पढ़ते होंगे। ठीक, तो आईटीसी जेड के बारे में प्रश्न है, तो यह बोल क्या रहा है कि प्रभावित करता है, मौसमी परिवर्तन प्रभावित करता है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं कि कई भूमध्य रेखीय देशों में जो है वह वर्षा को, तो आईटीसी जेड भूमध्य रेखा के जो है वह पास होता है, लगभग जो है वह 15 से 20 डिग्री तक। तो इन देशों में जो है वो वर्षा को काफी मात्रा में प्रभावित करता है। तो ऑप्शन ए ही हमारा जो है वह ज्यादा सही दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पर्वतीय पर्वतीय वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है कि ये जो है वह 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है। अगला भी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि पाइन और बर्च इन वनों के सामान्य वृक्ष हैं। तो बर्च पाइन एक पर्वतीय वन के जो है वह वृक्ष है, तो यह भी करेक्ट है। अगला है कि इनका उपयोग पशु चारण के लिए गुज्जर घुमक्कड़ जनजाति द्वारा किया जाता है, यह भी करेक्ट दिखाई दे रहा है। तो इस आधार पर हम देखेंगे स्टूडेंट यदि, तो हमें उपर्युक्त में से सभी ऑप्शन जो है हमारे करेक्ट दिखाई दे रहे हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भूमध्य रेखा के बजाय उत्तरीय गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पृथ्वी की उच्चतम तापमान का मुख्य कारण क्या है? यानी कि भूमध्य रेखा के बजाय उत्तरीय गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पृथ्वी के उच्चतम तापमान का है। आपको यदि एक फिगर से हम बताएं तो आप यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी हुई, ये जो है वह भूमध्य रेखा हुआ यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और यह पूछ रहा है कि उपोष्ण कटिबंध में यानी कि यहाँ पे, ठीक इस रीजन में आपने पढ़ा होगा कि जो सूर्य है हमेशा जो है वह कर्क और मकर रेखा के बीच में ही रहता है, और जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा वहां पे वर्ष भर वह सीधा चमकता है। जबकि क्वेश्चन के अनुसार कि जब सीधा चमकता है फिर भी वहां पर जो है उच्चतम तापमान नहीं रहता है, उसके बजाय उच्चतम तापमान कहाँ पे रहता है? तो इन रेखाओं पर यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में थोड़ा आगे और पीछे रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो पढ़ते हैं स्टेटमेंट, तो देखते हैं। तो इस पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भूमध्य रेखीय क्षेत्र की तुलना में जो है वह कम मेघ होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि यहाँ पे जो है वह गर्मी बहुत ज्यादा है, जिससे इवापोरेशन जो है वह वाष्पीकरण की जो क्रिया होगी वह अत्यधिक ज्यादा होगी, और जहाँ पे वाष्पीकरण ज्यादा होगा मेघ ज्यादा बनेंगे, और मेघों के कारण यानी कि बादलों के कारण स्टूडेंट जो सूर्य की किरणें हैं वह निर्विरोध रूप से जो है वह पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं, जिससे जो है वह तापमान इन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत, वैसे तो ज्यादा रहता है लेकिन अपेक्षाकृत इस रीजन से जो है वह उपोष्ण कटिबंधीय रीजन से कम रहता है। तो इसलिए ऑप्शन जो है हमारा स्टूडेंट्स वह ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस आगामी सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है और निर्गामी पार्थिव विकिरण के लिए जो है अपारदर्शी है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी 2024 के एग्जाम में जो है इसको यह क्वेश्चन पूछा गया था। इस प्रकार से मिलता जुलता स्टूडेंट क्वेश्चन। तो यह क्या बोल रहा है कि कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए
पारदर्शी है, और पार्थिव जो विकिरण यानी कि सूर्य से जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हो रहा है उसके लिए अपारदर्शी है। तो ऐसी कौन सी गैस है स्टूडेंट? तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समताप समताप मंडल मुख्य रूप से गर्म होता है। तो समताप मंडल की यदि हम बात करें तो मुख्य रूप से किसके कारण गर्म होता है? समताप मंडल, ध्यान दीजिएगा, क्षोभ मंडल की बात नहीं कर रहा है स्टूडेंट, समताप मंडल की बात कर रहा है। और समताप मंडल में जो है वह, इसकी समताप मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? तो अमूमन जो है इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक मापी जाती है। कितने? 50, 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक, या 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर, अलग अलग स्रोतों में अलग अलग दिया रहता है, लेकिन 50 किलोमीटर मैक्सिमम होती है। और इस सीमा में जो है, इस जोन में स्टूडेंट, ओजोन परत की उपस्थिति सबसे ज्यादा होती है, और इसी के कारण जो है वह गर्म होता है। तो ऑप्शन ए हमारा जो है वह करेक्ट है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि उष्ण कटिबंधी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो उष्ण कटिबंधी जो पर्णपाती वन है स्टूडेंट, वह कहाँ पे पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधी पर्णपाती, तो नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया की यदि बात करें तो यहाँ भी हमें कुछ देखने को मिलते हैं। उड़ीसा में बिल्कुल पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ उससे लगा हुआ है, वहां भी जो है वह पाए जाते हैं। ठीक, तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी जो है स्टूडेंट पर्णपाती वन जो है वह पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हमारे सभी ऑप्शन जो है वह करेक्ट दिखाई दे रहे हैं। तो ऑप्शन डी इज जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। तो अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी और पूर्वी पवने। पश्चिमी और पूर्वी पवने जो है वह क्या होती हैं? तो पश्चिमी, तो बात करें तो पवने लगभग 3 प्रकार की होती है। अमूमन जो है 3 प्रकार बांटा जाता है, अस्थाई पवने, मौसमी पवने और स्थानीय पवने यानी कि लोकल विंड। तो पश्चिमी और पूर्वी पवनों की यदि हम बात करें, पश्चिमी और पूर्वी पवने, जिन्हें हम पछुआ या व्यापारिक के रूप में भी जानते हैं। ठीक, तो इस प्रकार की ये जो पवने हैं, यह क्या है? तो यह एक अस्थाई प्रकृति के हैं। तो ऑप्शन सी हमारा जो है वह करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है कि साइट एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो संबंधित है। तो साइट जो है वह एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो किससे संबंधित है? तो यह वाइल्ड लाइफ के जो है वह व्यापार से, वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीवों के व्यापार को जो है वह नियमित करता है। तो ऑप्शन जो है हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि पृथ्वी के सतह के ऊपर की ओर वायुमंडल की, पृथ्वी की सतह के ऊपर की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों का सही क्रम है। विभिन्न परतों का जो है वह सही क्रम क्या है? तो बात करें, सबसे पहले जो है वह क्या आता है? सबसे पहले स्टूडेंट क्या आता है? क्षोभ मंडल आता है। ठीक, उसके बाद क्या आता है? समताप मंडल आता है। फिर क्या आता है? मध्य मंडल आता है। तो गलत दे दिया गया है, तो मध्य मंडल तीसरे पे कहाँ? यहाँ पे है। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, फिर बहिर्मंडल। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था, पढ़ते हैं ऑप्शन को। तो इस अधिनियम के तहत अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा दोनों में समाचार पत्र चलाने का प्रावधान था। गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, इसे जो है वह वायसराय लॉर्ड रिपन के शासनकाल में अधिनियमित जो है वह किया गया था। तो लॉर्ड रिपन के काल में नहीं अधिनियमित किया गया था, जबकि किसके किया था? तो लॉर्ड लिटन के जो है वह कार्यकाल में इसको अधिनियमित किया गया था। तो यह भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। अगला है कि यह अधिनियम मद्रास को छोड़कर भारत के सभी प्रांतों में लागू था। तो यह अधिनियम जो है वह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मद्रास को छोड़कर भारत के सभी जो है वह स्टेट में, प्रांतों में लागू था। तो बिल्कुल जो है यह करेक्ट है, और ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बर्केनहेड चैलेंज निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बर्केनहेड चैलेंज की बात हम करें तो यह संविधान निर्माण से संबंधित है स्टूडेंट। तो यह जो बर्केनहेड चैलेंज था, यह सचिव हुआ करते थे भारत सचिव का जो पद था, उस वही सचिव जो है वह हुआ करते थे लॉर्ड बर्केनहेड, जिन्होंने जो है वह 1925 में चैलेंज दिया कि भारतीय जो है एक संविधान नहीं बना सकते हैं, जिस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए नेहरू रिपोर्ट बनाई गई थी स्टूडेंट। तो वही बर्केनहेड चैलेंज है। तो यह संविधान निर्माण से संबंधित था। तो ऑप्शन ए हमारा जो है वह करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत, अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत जिसे क्या बोला जाता है? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी। तो यह थियरी जो है वह प्रस्तावित किया गया था किसके द्वारा? तो बात करें यह थियरी किसके द्वारा, तो यह लॉर्ड मैकाले के द्वारा यह थियरी प्रस्तावित किया गया था स्टूडेंट। जब लॉर्ड मैकाले ने जो है वह अपनी रिपोर्ट दी थी शिक्षा के संबंध में, स्थानीय भाषाओं की शिक्षा के संबंध में और अंग्रेजी भाषा में शिक्षा के संबंध में, तो उसी समय जो है यह डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी जो है वह चर्चा में आई थी। तो ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। वुड्स डिस्पैच योजना जो है उसके बारे में प्रश्न है। तो यह योजना जो है वह की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट कर रहा है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यह योजना शिक्षा नीति पर जो है वह प्रभावित रही। शिक्षा नीति पर जो है वह क्या थी? प्रभावी रही। तो ऑप्शन जो है मैं स्टेटमेंट दिख रहा है वह करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि इसने भारत में शिक्षा का उद्देश्य यूरोपीय ज्ञान के प्रसार को बताया। तो यूरोपीय ज्ञान के प्रसार को जो है वह शिक्षा का उद्देश्य बताया। तो यह बिल्कुल यह भी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि इसने लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, बॉम्बे और जो है वह मद्रास के विश्वविद्यालयों की स्थापना का जो है वह प्रस्ताव रखा था। तो बिल्कुल यह जो स्टेटमेंट दिया गया है यह करेक्ट है। तो इस आधार पर यदि हम देखें तो हमारे सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं और ऑप्शन जो है वह डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? तो बाघ दिवस की बात करें स्टूडेंट तो यह जो है वह 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को स्टूडेंट। तो 29 जुलाई को जो है वह बाघ दिवस मनाया जाता है। और कब से मनाया जा रहा है? तो 2010 से जो है वह 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में जो है वह घोषणा की गई थी इसकी। तो 29 जुलाई को जो है वह प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को जो है ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया? तो ऐसा कौन सा एक्ट था स्टूडेंट? तो वह था भारत शासन अधिनियम 1858 जो कि 1857 की क्रांति के बाद जो है वह हुआ था। तो ऑप्शन जो है वह डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैल चित्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है भारत में शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज एक पुरातत्वविद आर्कीबोल्ड कार्लाइल द्वारा जो है वह की गई थी। आर्कीबोल्ड कार्लाइल द्वारा जो है वह की गई थी। तो यह करेक्ट है। जो है करेक्ट है। तो इनके द्वारा जो है वह 1867-68 के समय जो है वह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश की कुछ गुफाओं में जो कि बेसिकली मध्य का पाषाण कालीन गुफाएं थी उनसे जो है वह यह चित्र जो है वह एकत्रित किए गए थे, खोजे गए थे। तो ऑप्शन जो है हमारा स्टेटमेंट जो है हमारा एक सही है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं स्टूडेंट कि उत्तर पाषाण काल में चित्र जो थे रैखिक थे। तो बिल्कुल करेक्ट है। इसमें इस प्रकार के चित्र बनाए जाते थे स्टूडेंट, इस प्रकार के। तो यह रैखिक चित्र हुआ। तो इसी प्रकार के चित्र बनाए जाते थे। तो ऑप्शन जो है वो स्टेटमेंट जो है वह डी भी करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि ताम्र पाषाण युग में लाल और पीले रंग का उपयोग करने वाले चित्रों की संख्या जो थी उसकी संख्या में वृद्धि हुई थी। ठीक। तो यह जो स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पे
यह गलत दिया गया है, क्योंकि लाल और पीले नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, हरे हरे और पीले रंग के चित्रों की संख्या में वृद्धि देखी गई थी। तो इस आधार पर यदि हम देखें तो हमारा ऑप्शन जो है वह ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वेद में व्यास और सतलज नदियों के साथ ऋषि विश्वामित्र के संवाद का उल्लेख है? तो ऋषि विश्वामित्र के संवाद का उल्लेख की बात करें तो कहाँ पे है, तो यह है सबसे पुराने वेद ऋग्वेद में। ठीक, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि महापाषाणों यानी कि मेगालिथ्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वह कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट है कि इन्हें लोगों द्वारा सावधानी पूर्वक व्यवस्थित किया गया था, सही है। एक एक करके पत्थरों को जो है वह काफी अच्छे से जोड़ा गया था। दूसरा स्टेटमेंट है इनका उपयोग कब्रगाहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था, बिल्कुल यह भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि महापाषाण संबंधी कब्रों में लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक, लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो यह भी जो है स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो इस आधार पर ऑप्शन जो है हमारा डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से जो है वह मिलाना है, कुछ खोज स्थल हैं और कहाँ पे है स्थान, तो उसको देखना है। तो राख का चिन्ह की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, किसके, राख के चिन्ह के, तो यह कहाँ पे खोजा गया था, तो यह कुरनूल में खोजा गया था। कहाँ पे, कुरनूल में। ठीक, और बात करें पत्थर के औजारों की, पत्थर के जो थे औजार, तो पत्थर के औजारों की यदि हम बात करें तो उसकी खोज कहाँ पे हुई थी, तो हुस्की, कहाँ पे, हुस्की नामक स्थान से जो है वह पत्थर के औजारों की खोज जो है वह हुई थी। अगला है कि शुतुरमुर्ग के अंडे का कवच, तो शुतुरमुर्ग के अंडे का कवच जो था स्टूडेंट, यह कहाँ से मिला था, तो यह जो है वह महाराष्ट्र के जो है वह पटने से मिला था। कहाँ से, महाराष्ट्र के पटने से, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और डी जो अब दिया गया है जूते का जूते हुए खेत। ठीक, तो जूते हुए खेत की बात करें तो यह काली बंगन से मिले थे। तो इस प्रकार जो है वह हमारा ऑप्शन जो है वह ए करेक्ट होता दिख रहा है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित स्थलों में से किस एक में तीनों पाषाण कालों में होने वाला जो है वो परिवर्तन का दर्शन होता है? तो यानी कि ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पे तीनों पाषाण कालों का जो है वह तीनों पाषाण काल बेसिकली उनके साक्ष्य देखे जा सकते हैं? तो वह जो स्थान है स्टूडेंट वह कौन सा है, चोपनी मांडो। चोपानी मांडो जो स्थान है, यह स्थान ऐसा है कि यहाँ से जो है वह तीनों पाषाण काल जो तीनों जो पाषाण काल थे उनके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। और चौपानी मांडो की यदि हम बात करें तो यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में बेलन घाटी में स्थित है। ठीक, तो ऑप्शन जो है हमारा एक करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रावी नदी के जो है वह तट पर स्थित है। तो कौन सा वह स्थल है, तो वह है हड़प्पा। हड़प्पा स्टूडेंट रावी नदी के जो है वह बाएं तट पर स्थित है, वर्तमान में पंजाब प्रांत, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जो है आता है। तो ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। तो इस प्रकार यह पूरा जो है वह सीरीज समाप्त हुई और आज का सेशन जो है हमारा समाप्त हुआ। तो आशा करता हूँ यह पूरा सेशन आपको काफी पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।